पिछले सीजन में आपने देखा था कि एक ऐसा रहस्यमयी गांव है जहां अगर कोई पहुंच जाए तो वह फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देखें, क्योंकि बिना पहले सीजन को समझे दूसरा सीजन समझ पाना मुश्किल होगा। पहले सीजन के अंत में हमने देखा था कि बॉयड एक अजीब पेड़ के अंदर घुसने के बाद किसी रहस्यमयी चौकोर और शंकुकार जगह में फंस गया था। अब दूसरे सीजन की शुरुआत वहीं से होती है। बॉयड मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और सारा को पुकारता है। तभी ऊपर से एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बॉयड मदद का वादा करता है और वह आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है। बॉयड रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ता है और वहां एक व्यक्ति को देखता है जो जंजीरों से बंधा हुआ है। वह व्यक्ति बॉयड से कहता है, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो, मेरी मदद करो और मुझे मार दो। एक बस जो अपनी मंजिल की ओर जा रही थी, रास्ता भटककर इस रहस्यमयी गांव में पहुंच जाती है। बस में बैठे यात्रियों में से एक लड़का एल्जियन अचानक बुरी तरह घबरा जाता है। उसे संभालने के लिए रैंडल उसे पीछे से पकड़ता है, लेकिन अत्यधिक घबराहट में एल्जियन रैंडल पर उल्टी कर देता है। उधर गांव के कॉलोनी हाउस में तूफान के कारण सभी लोग रेडियो और अन्य जरूरी सामान अंदर ले जाने में जुटे थे। वहीं जिम, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागा था, सीधा अपने घर के बेसमेंट में आकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन उस गड्ढे में घर का मलबा गिर गया था। जेड, जो रेडियो का सामान अंदर ले जा रहा था, अचानक उस बस को गांव में देखता है। वह तुरंत डोना को इसकी सूचना देता है। इसी दौरान जूली भी अपने पिता जिम के पीछे पीछे घर आ गई थी। यात्री नीचे उतरकर बारिश का आनंद ले रहे थे। बस के भीतर एक पीडियाट्रिक नर्स मिरियल एल्जियन को थेरेपी देकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच बारटेंडर और एलिस बस के यात्रियों से मिलते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जूली अपने पिता की मदद के लिए बाहर आती है और अन्य लोगों से सहायता की गुहार लगाती है। बारटेंडर, रैंडल और बस का एक नया यात्री ब्रीक जिम की मदद के लिए घर के अंदर जाते हैं। उधर डोना और केनी भी अन्य लोगों के साथ बस यात्रियों के पास पहुंचते हैं। केनी उन्हें होटल ले जाने की जिम्मेदारी उठाता है। डोना बस की ड्राइवर बक्ता को गांव की सच्चाई समझाने का प्रयास करती है, लेकिन बक्ता उसकी बात को बकवास कहकर नजरअंदाज कर देती है। जिम, बारटेंडर और ब्रीक मिलकर घर के अंदर गिरे मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्जियन को गंभीर मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। इसी दौरान घर अचानक टूटने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे तोड़ रही हो। देखते ही देखते पूरा घर ढह जाता है और जिम, बारटेंडर और ब्रिक तीनों मलबे में दब जाते हैं। रैंडल को मलबे से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन जिम, बारटेंडर और ब्रिक अब भी फंसे रहते हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी को पता चलता है कि वह अब भी जिंदा हैं। बचाव कार्य शुरू किया जाता है, लेकिन डोना रात के जल्दी होने की बात कहते हुए सुझाव देती है कि फंसे हुए लोगों को तिरपाल से ढककर रात भर वहीं छोड़ दिया जाए। बक्ता अपने यात्रियों को बस में बैठाने और मदद लाने का वादा करती है। डोना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। मजबूर होकर डोना शॉटगन से बस का टायर पंचर कर देती है। इस घटना से कुछ यात्री डरकर भाग जाते हैं, जबकि बाकी को केनी तमंचे की नोक पर होटल ले जाता है। मलबे में दबे लोगों को तिरपाल से ढक दिया जाता है और बाकी सभी होटल चले जाते हैं। डेबी और विक्टर गुफा के भीतर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए विक्टर ने कहा, यहाँ का रास्ता मुझे उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने बताया था। गुफा में चारों तरफ गहरी नींद में सोए हुए राक्षस नजर आ रहे थे। अचानक विक्टर की नजर एक पुतले पर पड़ी। वह उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे एक कोने में दुबक गया। डेबी ने उसे शांत किया। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि किसी तरह का एक पिरामिड जैसा ढांचा बना हुआ है। तभी पास की एक छोटी गुफा से एक गेंद लुढ़कती हुई आई और पिरामिड को गिरा दिया। डेबी ने उस छोटी गुफा की तरफ देखा तो उसे एक नया डरावना जीव दिखाई दिया। तभी गुफा में सो रहे राक्षस अचानक जाग गए। डेबी ने गिरते हुए पानी का सहारा लिया और विक्टर को लेकर उस तरफ बढ़ने लगी। दोनों उस पानी वाली गुफा को फॉलो करते हुए राक्षसों वाली गुफा से बाहर आ गए। जेड ईथन की मदद से विक्टर के कमरे में दाखिल होता है और वहां छानबीन शुरू कर देता है। तलाशी के दौरान वह ईथन को उस निशान के बारे में बताता है जो उसे बार बार नजर आता है। फिर वह इस पुस्तक से निकली एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में विक्टर के बचपन की झलक है
और उसके पास खड़े एक आदमी के हाथों में यही पुस्तक है। इसका मतलब है यह आदमी इस निशान के बारे में अच्छी तरह जानता था और हो सकता है कि शायद विक्टर भी इस निशान के पीछे के रहस्य से वाकिफ हो। जैसे ही बॉयड उस आदमी को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक एक अजीबोगरीब संगीत गूंजने लगता है। वह जल्दी से बॉयड से कहता है, इससे पहले कि यह संगीत बंद हो, तुम यहां से भाग जाओ। वे जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। बॉयड उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हें आजाद करके इलाज के लिए गांव ले जाऊंगा। हमारे पास जंगल में मिले जादुई पत्थर हैं जो हमें राक्षसों से बचाएंगे। वह आदमी कहता है, तुम्हारे पत्थर इन राक्षसों से शायद तुम्हारी रक्षा कर लें, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। वे राक्षस असली खतरों का महज एक अंश हैं। इस जंगल में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इंसानों को जानने का अधिकार नहीं है। जैसे ही बॉयड उस आदमी को खोलने की कोशिश करता है, उसकी त्वचा के नीचे कीड़े रेंगने लगते हैं। तभी संगीत अचानक बंद हो जाता है। वह आदमी बॉयड की बाजू पर तेजी से कट लगाते हुए कहता है, अब मेरा खून तुम्हारा हुआ। इतना कहने के बाद वह आदमी एक झटके में दम तोड़ देता है। बॉयड सदमे और उलझन में मशाल लेकर बाहर आता है। अंधेरी रात में जंगल और भी भयावह लग रहा था। तभी एक कुत्ता अचानक उसकी ओर आता है और जंगल में दौड़ने लगता है। बॉयड उसे देखता है और उसके पीछे जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे वह कुत्ते का पीछा करता है, राक्षसों की परछाइयां इधर उधर घूमती नजर आती हैं। वह तेजी से अपनी मशाल को बुझाकर मजबूत पकड़ते हुए झाड़ियों के बीच छिप जाता है। गुफा से निकलने के बाद डेबी और विक्टर एक बड़े ट्रक के पास आते हैं। दोनों अंदर आते हैं। विक्टर डेबी को बताता है, यह मेरी बनाई हुई जगह है, मैं कभी कभी यहां आता हूं। इसी बीच बॉयड भी राक्षसों से बचते बचाते इस जगह तक पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद यहां वह बस वाला लड़का एल्जियन भी आ जाता है, जो डोना की गोलीबारी से डरकर भाग गया था। विक्टर, डेबी और बॉयड एल्जियन को अंदर लेते हैं और सुरक्षा के लिए जादुई पत्थर लटका देते हैं। बॉयड उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? एल्जियन घबराए हुए स्वर में सब कुछ बताता है। थोड़ी देर बाद सवेरा हो जाता है। ट्रक के भीतर रात बिताने के बाद सभी बाहर निकलते हैं। तभी एल्जियन कहता है, शॉटगन वाली महिला डोना अचानक गोलीबारी करने लगी। तभी होटल के सामने वाला घर ढह गया। एल्जियन की बात सुनते ही डेबी घबराकर अपने परिवार की चिंता में गांव की ओर दौड़ पड़ती है, क्योंकि होटल के सामने वाला घर इन्हीं का था। और तभी बॉयड की त्वचा के नीचे भी वही कीड़े रेंगने लगते हैं। फिर यह तीनों भी गांव की तरफ चले जाते हैं। होटल में मौजूद सभी यात्री घर लौटने की जिद पर अड़े थे, लेकिन डोना ने बंदूक की नोक पर सबको शांत कराते हुए कहा, जिस पेड़ को देखकर तुम लोगों ने रास्ता बदला था, वह हम सब ने देखा था। उसकी बात सुनकर बक्ता को एहसास होता है कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे। इस जगह में कुछ भयानक जरूर छिपा है। उधर मलबे के नीचे दबे ब्रिक को होश आता है तो वह घबराकर चिल्लाने लगता है। बारटेंडर उसे शांत रहने के लिए कहता है, अगर तुम्हारी आवाज राक्षसों ने सुन ली तो वह हमें बुरी तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बारटेंडर ब्रिक को शांत कराता है। डोना की गोलीबारी से डरकर भागे बस यात्रियों में से दो प्रेमी किसी एक घर में घुस जाते हैं, जबकि दूसरा कपल बस के पास छुपा रहता है। फातिमा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे डर के मारे बाहर आने को तैयार नहीं होते। रात के अंधेरे में राक्षसों की दहशत छा जाती है। घर में छिपे कपल को लगता है कि बाहर खड़े राक्षस इंसान हैं जो उन्हें सन की गांव वालों से बचाने आए हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, राक्षस उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। बस के अन्य यात्री जो डोना से बचने के लिए गांव में भाग गए थे, उनकी दर्दनाक चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगती हैं। राक्षस उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। मलबे के नीचे ब्रिक चिल्लाहटें सुनकर पैनिक हो जाता है। डर के मारे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। बारटेंडर को भी एक राक्षस खा जाता है, लेकिन जिम किस्मत से बच जाता है, क्योंकि राक्षस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। होटल में माहौल तनावपूर्ण था। रेंडल गांव वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह केनी की बंदूक छीनकर डोना को धमकाते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक राक्षस दस्तक देता है। रेंडल का ध्यान भटकते ही केनी उस पर काबू पा लेता है। बस में छुपे बूढ़े दादा दादी का भी अंत भयानक होता है। एक राक्षस उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। दूसरी ओर
होटल के अंदर जूली लगातार चिल्ला रही थी। उसे लग रहा था कि राक्षसों ने उसके पिता जिम को भी मार डाला है। सवेरा होते ही बच गए लोग भागकर बाहर आते हैं। उन्हें जिम जिंदा मिलता है, जिससे जूली और बाकी सभी को राहत मिलती है। जब बस ड्राइवर बकता बस के अंदर जाती है तो वहां दादा दादी की आधी खाई हुई लाश देखकर सन्न रह जाती है। बॉयड अपने बेटे एलिस को जंगल की यात्रा के दौरान हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच जिम को मलबे से बाहर निकाला जाता है और क्रिस्टी उसकी देखभाल करती है। वह जांच के बाद बताती है कि उसकी 3 पसलियां टूट गई हैं। उधर बॉयड और डोना बस में आए नए यात्रियों के रहने के लिए अलग अलग घरों की व्यवस्था करते हैं। केनी जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे ठीक कर रहा होता है और एलिस डोना को प्रपोज करने के लिए फूल चुन रहा होता है। तभी दोनों देखते हैं कि एक लड़की के सिर के आर पार लोहे की रॉड घुसी हुई है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। विक्टर जब अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे अपना सामान बिखरा हुआ मिलता है। एक लड़की उसे बताती है कि इथन और जेड वहां आए थे। विक्टर गुस्से में जेड के पास जाकर अपना वायलिन वापस ले लेता है। जेड उससे उस रहस्यमयी निशान, इस पुस्तक और उस फोटो के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। उधर क्रिस्टी को बुलाकर घायल लड़की के पास लाया जाता है, लेकिन वह भी स्थिति को समझ नहीं पाती। वह लड़की बताती है कि उसने राक्षसों को अपने बॉयफ्रेंड को खाते हुए देखा था और उन्हीं राक्षसों ने उसके सिर में लोहे की रॉड घुसा दी थी। कुछ देर बाद जब बॉयड वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि लड़की दर्द से चिल्ला रही है। जैसे ही वह लोहे की रॉड को उसके सिर से बाहर निकालता है, लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद बॉयड डोना के पास जाता है। डोना उससे जंगल में हुई घटनाओं के बारे में पूछती है, लेकिन बॉयड बात टाल देता है। उधर डेबी का घर गिर जाने से उसका सारा सामान बर्बाद हो जाता है। वह केनी की मां के पास जाकर स्टोरेज हाउस से कुछ कपड़े लेने की अनुमति मांगती है। कपड़े लेने के दौरान डेबी को 2 अजीब और डरावने बच्चे दिखाई देते हैं। इस बीच एलिस फातिमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। फातिमा खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ इथन वही पिरामिड जैसी आकृति बनाता है जो डेबी ने राक्षसों की गुफा में देखी थी। अचानक डेबी को वही डरावने बच्चे फिर से दिख जाते हैं। उधर जब केनी चर्च के बेसमेंट में जाता है तो सारा को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सबको लगता था कि सारा मर चुकी है। केनी भागकर सीधा बॉयड के पास जाता है और उसे बुलाकर लाता है। बॉयड केनी को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजता है और सारा से पूछता है, मेरे पेड़ में जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? सारा जवाब देती है, मैं ठीक तुम्हारे पीछे थी। पेड़ में घुसने के बाद मैं सीधे यहां आ गई। बॉयड सारा की बात सुनकर तुरंत ऊपर केनी के पास जाता है। केनी उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? इस पर बॉयड बताता है, फादर खत्री ने मुझसे कहा था कि सारा इस जगह से किसी खास तरीके से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि सारा की मदद से हम इस जगह के रहस्य को समझ सकते हैं। कुछ देर बाद बॉयड को घबराहट महसूस होती है तो वह बाहर चला जाता है। बाहर उसके हाथों के नीचे छोटे छोटे कीड़े रेंगने लगते हैं। इसी बीच सारा केनी को बताती है कि उसने ही अस्पताल का गेट खुला छोड़ा था, जिसके कारण उसके पिता और वह नर्स मारे गए थे। यह सुनकर केनी नाराज हो जाता है और सारा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें भी उस पिंजरे में होना चाहिए, तुमने हम सबको धोखा दिया है। दूसरी तरफ जिम थोड़ी देर बाद जाकर बाहर आता है और अपनी पत्नी डेबी से मिलता है। उसे लगता है कि यह सब किसी बड़े डिजाइन या प्रयोग का हिस्सा है। उसने उन तारों का भी पता लगाया था जो जमीन के नीचे लटके हुए थे, और उसे रेडियो पर भी एक आवाज सुनाई दी थी जिसने उसके घर के गिरने से 20 मिनट पहले उसे चेतावनी दी थी। यह साफ है कि कोई ऐसा है जो गांव वालों पर नजर रख रहा है। इसी बीच रेंडल, जो स्वभाव से घमंडी है, यहां के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसीलिए डोना उसका सामान पैक करवाती है और उसे एक ताबीज देकर बस में रहने के लिए कहती है। वह कहती है, जब तुम इन राक्षसों को अपनी आंखों से देखोगे तभी तुम्हें यकीन होगा। रात के समय जब रेंडल बस में सो रहा था, राक्षस उसे बहलाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेंडल उनकी बातों में नहीं आता और गुस्से में उन पर गालियां बरसाने लगता है। जिम और डेबी चर्च में जाकर बॉयड से कहते हैं कि सारा को पिंजरे में बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने उनके बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि बॉयड स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालता है और उन्हें समझाकर वापस भेज देता है। इथन को भी यह पता चल जाता है कि सारा वापस लौट आई है। डर के कारण वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और किसी से भी बात करने से बचता है।
उधर जेड एक रहस्यमय निशान को लेकर परेशान है। विक्टर उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम मेरे लिए वायलिन बजाओगे तो मैं तुम्हें इस निशान के बारे में कुछ बताऊंगा। जेड इस पर राजी हो जाता है। विक्टर उसे एक अजीब जगह पर ले जाता है जहां बहुत सारी गाड़ियां पड़ी थीं। विक्टर कहता है, ये गाड़ियां मैंने ही यहां लाई हैं। इसके बाद विक्टर अपनी मां की गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और जेड से वायलिन बजाने को कहता है। जैसे ही जेड वायलिन बजाना शुरू करता है, विक्टर को अपनी मां की यादें ताजा हो जाती हैं। वह भावुक होकर जेड को बताता है, तस्वीर में जो आदमी है उसका नाम क्रिस्टोफर था। पहले वह लोगों को हंसाता था, लेकिन बाद में वह बदल गया। यहां एक बुरी शक्ति का राज है जो लोगों से गलत काम करवाती है। सारा पछतावे में डूबी हुई है। वह एल्जन को बताती है कि उसने गलती से अपने भाई को मार दिया था, जो एक हादसा था। इस दर्द से उभरने के लिए वह अपने भाई की याद में उसका सामान लेने के लिए केनी की मां के पास जाती है। केनी की मां को भी यह पता चल चुका था कि सारा ने हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ा था, जिसके कारण उनके पति की जान गई। भावुक होकर वह सारा को उसका भाई का सामान दे देती है और जल्दी वहां से जाने को कहती है। जब केनी सारा को अपने होटल के बाहर देखता है तो वह गुस्से में उस पर चिल्लाता है और अंदर चला जाता है। डेबी को उन बच्चों के भूत परेशान कर रहे थे जो उसे बार बार दिखाई देते थे। वह राक्षसों की गुफा के सामने जाकर एक पिरामिड बनाती है और उन्हें पुकारती है। थोड़ी देर बाद डरावने बच्चे वहां आकर उस पर झपट पड़ते हैं। डर के मारे डेबी पीछे हटने लगती है। तभी जेड वहां आकर उसे संभालता है। जेड को अब भी समझ नहीं आता कि डेबी ऐसा क्यों कर रही थी। जिम बॉयड के पास जाता है और कहता है कि तुमने सारा को छिपाकर ठीक नहीं किया। भले ही उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसमें एक उलझा हुआ बच्चा नजर आता है। मैंने रेडियो पर एक आवाज सुनी थी। उसमें एक आदमी बोल रहा था। उसे मेरी बीवी के बेसमेंट में हो रही हर गतिविधि के बारे में पता था। ऐसा लगता है जैसे लोग हमें देख रहे हैं और हमारे साथ कोई प्रयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसे प्रयोग आम थे। हमें इन हालातों से बाहर निकलने के लिए साथ काम करना होगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता है जिससे मदद मिल सके तो मुझे बताओ। दूसरी ओर रेंडल बस की 2 सीट निकालकर बस की छत पर रखता है और मस्ती से वहां बैठ जाता है। सीजन 2 का 5वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। केनी की मां से मिलने के बाद जब बॉयड चर्च में वापस लौटता है तो उसे चर्च पूरी तरह खाली नजर आता है। वहां म्यूजिक बॉक्स की धीमी आवाज गूंज रही होती है। अचानक वह एक लड़की को देखता है जो म्यूजिक बॉक्स की धुन पर डांस कर रही होती है। जैसे ही वह लड़की बॉयड के पास आती है, अचानक उस पर झपट पड़ती है। लेकिन अगले ही पल बॉयड को एहसास होता है कि यह सब उसका वहम था। इस दौरान गांव में राशन और पानी की कमी लगातार बढ़ रही थी। डोना कोशिश कर रही थी कि उपलब्ध संसाधन ज्यादा से ज्यादा दिनों तक टिक सकें। वहीं बॉयड के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। उसे बार बार म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती थी और वह लड़की भी उसे नजर आती थी। इसी बीच गांव में एक और संकट खड़ा हो जाता है। विलियम एल्जन पर खाना चोरी करने का आरोप लगाता है। इसी झगड़े में विलियम गलती से एलिस को चाकू मार देता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एलिस को जल्दी से क्रिस्टी के क्लिनिक ले जाने की जरूरत होती है, लेकिन बाहर राक्षस मंडरा रहे होते हैं। तब एल्जन बाहर जाकर राक्षसों से बचते हुए वैन ले आता है। फातिमा एलिस को संभालकर वैन तक लाती है और एल्जन वैन चलाकर उसे क्रिस्टी के क्लिनिक तक पहुंचाता है। क्रिस्टी एलिस का इलाज शुरू करती है, लेकिन वह कहती है कि एलिस को तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। इस पर बॉयड कहता है कि उसका ब्लड ओ नेगेटिव है, लेकिन वह अपना खून नहीं दे सकता क्योंकि उसके शरीर में जो कीड़े हैं वे एलिस के शरीर में भी चले जाएंगे। इस बात पर केनी गुस्से में आकर बॉयड पर बंदूक तान देता है। तभी सभी के सामने बॉयड की त्वचा के नीचे रेंगते हुए कीड़े दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर हर कोई उसकी बात पर यकीन कर लेता है। बॉयड फिर एक जोखिम भरा फैसला लेता है। वह बाहर जाकर जोर जोर से राक्षसों को बुलाने लगता है। कुछ ही देर में एक राक्षस उसके पास आ जाता है। बॉयड राक्षस के गले पर कट लगाता है और अपना खून उसके खून में मिला देता है। वह कहता है, अब मेरा खून तुम्हारा हुआ। यह कहते ही बॉयड के अंदर मौजूद कीड़े राक्षस के शरीर में चले जाते हैं। राक्षस दर्द से तड़पते हुए मर जाता है। मौका पाकर बॉयड तेजी से वापस अंदर आ जाता है। इसके बाद बॉयड एलिस को अपना खून देता है और उसका जीवन बचा लिया जाता है। बचाने के बाद फातिमा, जो इस पूरी घटना से बेहद डर गई थी, फूट फूट कर रोने लगती है।
क्रिस्टी उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ केनी, जो अब तक बॉयड से नाराज था, उसे अब उस पर भरोसा हो जाता है। डोना विलियम को एक कमरे में बंद कर देती है और थोड़ी देर बाद फातिमा एलिस को लेकर कॉलोनी हाउस में आती है। एलिस को आराम करने के लिए ऊपर उनके कमरे में भेज दिया जाता है। तूफान के कारण गांव वालों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, जिससे खाने की भारी कमी होने वाली थी। इस बीच जिम और डेबी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जबकि रेंडल बस में बैठा बैठा ड्रोन उड़ा रहा होता है। जिम उसके पास जाकर कहता है कि ड्रोन की मदद से एंटीना ऊपर लगाया जा सकता है, जिससे रेडियो से सिग्नल प्राप्त हो सकता है। रेंडल इस सुझाव से सहमत हो जाता है और कहता है, इन लोगों में बस तुम ही हो जो सही और काम की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने खुद से एक आसान सवाल क्यों नहीं पूछा? तुम कह रहे हो कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। अगर यह सब एक एक्सपेरिमेंट है तो इन लोगों में से कुछ निश्चित तौर पर प्रयोग करने वालों के साथ मिले हुए होंगे, वरना यह प्रयोग इतना सही तरीके से नहीं चल रहा होता। इसके बाद जिम और रेंडल पुरानी गाड़ियों के पास जाकर एंटीना बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। इसी दौरान सभी लोग एक राक्षस की लाश को अंदर लाते हैं और उसका परीक्षण शुरू करते हैं। क्रिस्टी बताती है कि यह राक्षस भी कभी इंसान था, क्योंकि इसके अंदर इंसानों जैसे ही अंग हैं। हालांकि वे अंग पूरी तरह से सूख चुके हैं और उनमें कोई तरल पदार्थ नहीं है। जांच के दौरान उन्हें मुरे इसके गाल ब्लैडर में बाइल नाम का तरल पदार्थ मिलता है। वे बाइल को एक सीसी में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे राक्षसों पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरी ओर विक्टर ईथन को बताता है कि पेड़ अपनी जगह से 3 इंच खिसक गए हैं। वहीं एल्जन जब टब में नहा रहा होता है तो म्यूजिक बॉक्स वाली लड़की अचानक उसे पकड़ लेती है। म्यूजिक बॉक्स की यही घटना मिरियल के साथ भी घटती है, जब उसे भी वह दिखाई देने लगता है। डेबी जेड को उस निशान के बारे में बताती है जो उसने राक्षसों की गुफा में देखा था। म्यूजिक बॉक्स की घटना केनी के साथ भी घटती है। उसे किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो कहता है कि वे 3 लोगों को लेने आएंगे। अगर केनी उन लोगों को बचाना चाहता है तो उसे म्यूजिक बॉक्स बंद करना होगा। लेकिन तभी कीड़े अचानक उस पर हमला कर देते हैं। सौभाग्य से ठीक समय पर उसकी मां उसे जगा देती है, वरना वह मारा जाता। इस दौरान पता चलता है कि म्यूजिक बॉक्स की घटना के दौरान जो भी सपने आते हैं और उन सपनों में जो घटनाएं घटती हैं, उनका असर असली जीवन में भी होता है। इसका प्रमाण तब मिलता है जब केनी देखता है कि सपने में लगा घाव उसके हाथ पर वास्तविक जीवन में भी मौजूद है। इसी बीच रेंडल जिम से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है? जिम जवाब देता है, नहीं। रेंडल आगे कहता है कि हो सकता है सारा पर इतने दबाव डाले गए हों कि उसे तुम्हारे बेटे को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। यह भी मुमकिन है कि जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ के बारे में बताया वे खुद उन वैज्ञानिकों या प्रयोग करने वालों के साथ मिले हुए हों, और यह भी हो सकता है कि वे राक्षस बनने वाले लोग भी उन्हीं के संपर्क में हों। इस दौरान ड्रोन से एंटीना उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एंटीना का वजन अधिक होने के कारण ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता। डेबी जेड को राक्षसों की गुफा के मुहाने तक ले जाती है और कहती है, मैंने वह निशान इसी गुफा के अंदर देखे थे। जिम और रैंडल तय करते हैं कि वे रात को छुपकर राक्षसों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। उनका मानना है कि अगर यह सब किसी प्रयोग का हिस्सा है तो उन्हें कुछ अहम सुराग जरूर मिल सकता है। उधर केनी और बॉयड राक्षस की लाश का मुआयना करने वापस जाते हैं। वे देखते हैं कि उसकी लाश को कीड़े खा रहे हैं। यह देखकर वे घबराकर बाहर आ जाते हैं। बाद में जब वे डोना को लेकर वहां पहुंचते हैं तो लाश पर कोई कीड़े नहीं होते। वे डोना को यह भी बताते हैं कि वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कीड़े बाहर जा सकते। अंततः वे तय करते हैं कि राक्षस की लाश को जला देना चाहिए। जब वे लाश को जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो रैंडल उन्हें यह करते हुए देख लेता है। इसके बावजूद बॉयड और केनी राक्षस की लाश को जला देते हैं, लेकिन जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें कीड़ों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त एक लड़का खून से लथपथ चीखते हुए घर से बाहर निकलता है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड को कीड़े बुरी तरह खा चुके होते हैं। इस घटना के बाद बॉयड सभी को चेतावनी देता है, आज रात कोई नहीं सोएगा। जो भी सोएगा उसे सपने में कीड़े खा जाएंगे और वह असल जिंदगी में भी मर जाएगा। इस बीच विक्टर डेबी को अपनी मां की पुरानी गाड़ी में रखी पेंटिंग दिखाता है।
वह अपनी माँ और अपनी मरी हुई बहन के बारे में कई बातें साझा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह बताता है कि उसकी माँ उसे और उसकी बहन को सुरक्षित छोड़कर एक टावर के पास बच्चों को बचाने गई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। रैंडल ने डोना को बंदी बना लिया था, लेकिन जिम वहां आ जाता है। जिम रैंडल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रैंडल अपना शक जाहिर करता है। वह डोना से पूछता है, तुम लोगों ने उस राक्षस के साथ क्या किया? वह राक्षस मशीन थी, जरूर तुम्हें कोई डिफेक्टिव पीस मिला होगा। उसकी बातों से साफ था कि उसे शक था कि डोना और बॉयड इस गांव में हो रहे प्रयोगों में शामिल हैं। डोना और जिम रैंडल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है। तभी बॉयड वहां आता है और बंदूक की नोक पर डोना को रैंडल के चंगुल से आजाद करवा लेता है। अंधेरा तेजी से घिरने वाला था और सभी जल्दी से गांव लौटना चाहते थे, लेकिन गाड़ी की चाबी रैंडल के पास थी। वह चाबी फेंक देता है और कहता है, क्यों ना हम आज रात यहीं रुककर उन राक्षसों का राज पता करें। मजबूरन सभी को जंगल में जिम की वैन में रात बिताने का फैसला करना पड़ता है। बॉयड राक्षस के गॉल ब्लैडर से निकाले गए तरल को गन में भरने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। थोड़ी देर बाद राक्षसों की आबादी दिखाई देने लगती है, लेकिन वे वैन से थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं। यह बहुत अजीब था, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी वैन में म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे ही म्यूजिक बॉक्स बंद होता है, जमीन के नीचे से वैन को जोर से टक्करें मारने की आवाजें आने लगती हैं। लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं। रैंडल डरकर वैन की खिड़की का कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। बाकी सभी भी मजबूरन वैन से बाहर निकलते हैं। बॉयड उस राक्षस के गॉल ब्लैडर के तरल से बनी गोलियों को उन राक्षसों पर सूट करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। उधर रैंडल पर खतरनाक कीड़ों का झुंड हमला कर देता है। उधर मीरियल को सपने में वही खौफनाक कीड़े नजर आते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। वह बुरी तरह तड़पने और चीखने लगती है। ठीक ऐसा ही कुछ जूली के साथ भी हो रहा था। इस बीच डेबी जेड को बताती है, जब से मैं यहां आई हूं, मैंने अपने सपनों में बार बार एक टावर देखा है। पहले मुझे लगता था कि ये बच्चे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि वे मुझसे मदद मांग रहे थे। कॉलोनी हाउस में हर कोई डरा और घबराया हुआ था। इस भयावह माहौल में एल्जन सभी को बताता है, मुझे सपने में सफेद कपड़ों वाले बच्चे ने बताया था कि वे आएंगे और 3 लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। एल्जन की बात ने सबको सन्न कर दिया। एल्जन के सपने सच होते दिखते हैं, क्योंकि जल्द ही साफ हो जाता है कि चुने गए 3 लोग रैंडल, मीरियल और जूली हैं। जैसे ही सवेरा होता है, तीनों जोर जोर से चीखने लगते हैं। साथ ही उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। दूसरी ओर बॉयड निक और सारा के साथ उस जगह जाता है जहां उसे वह रहस्यमयी आदमी मिला था। वहां उसको म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। सारा कहती है कि वे आ चुके हैं, वे तीनों को अपने साथ यहां लाएंगे और वह तुम पर हंस रहा है। जब उस आदमी ने तुम्हारे हाथ को छुआ था तो वह बहुत खुश हुआ था। अब वह हमें मारना चाहता है। अगर इसे रोकना चाहते हो तो म्यूजिक बॉक्स को बजने से रोकना होगा। वहीं रेजी, जिसकी गर्लफ्रेंड को सपने में कीड़ों ने मार दिया था, अपने गुस्से और दर्द से बौखला जाता है। वह हथियारों की रखवाली करने वाले लड़के को मार देता है और एक राइफल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जेड उस अजीब निशान का रहस्य समझने के लिए राक्षसों की गुफा में जाता है। वहां उसे वह टेडी बियर दिखाई देता है जो अक्सर उसे डराता रहता था। गुफा के अंदर और आगे बढ़ने पर जेड को कुछ बच्चे नजर आते हैं। उसे गुफा के ऊपर एक मुहाना दिखता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। डेबी जिम से कहती है, मुझे उस टावर का पता लगाना होगा, वरना हमारी बेटी मर जाएगी। जिम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। डेबी विक्टर से मदद मांगती है और वो बताता है कि टावर का रास्ता उस जादुई पेड़ से होकर गुजरता है। काफी चलने के बाद उन्हें वह पेड़ मिल जाता है। विक्टर कहता है, यह पेड़ हर किसी को अलग अलग जगह पहुंचाता है। विक्टर डेबी को अपना बॉक्स देता है जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं और उसे शुभकामनाएं देता है। पेड़ से गुजरने के बाद डेबी एक बड़े दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा पार करने पर आखिरकार वह उस रहस्यमयी टावर के पास पहुंच जाती है। इस बीच कॉलोनी हाउस में थोड़ी राहत और खुशी का पल आता है। फातिमा और एलिस बॉयड और डोना की उपस्थिति में पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। रेजी अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए बॉयड पर राइफल तान देता है। बॉयड उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी गुस्से में फायर करता है, जिससे मजबूर होकर बॉयड भी उसे मार देता है। बॉयड मशाल लेकर उस जगह जाता है
जहां उसे पहले वह रहस्यमय आदमी मिला था। जैसे ही वह मशाल जलाता है, खंडहर अचानक एक पक्के मकान में बदल जाता है। म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है और बॉयड को अंदर बंधे हुए रैंडल, जूली और मीरियल नजर आते हैं। बॉयड म्यूजिक बॉक्स को तोड़ने ही वाला होता है। तभी उसकी पत्नी, जो बहुत पहले मर चुकी थी, वहां प्रकट होती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान रैंडल, जूली और मीरियल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। असल जिंदगी में भी उनकी चीखें गूंज रही थीं। बॉयड हिम्मत जुटाकर म्यूजिक बॉक्स तोड़ देता है। जैसे ही वह टूटता है, तीनों ठीक हो जाते हैं। बॉयड खुद भी खंडहर से बाहर निकल आता है, मानो वह किसी सपनों की दुनिया में फंसा हुआ था। उधर डेबी टावर के ऊपर चढ़ती है। वहां सफेद कपड़ों वाला लड़का उसे धक्का देते हुए कहता है, माफ करना, बाहर जाने का बस यही एक रास्ता है। डेबी गिरती है और जब होश में आती है तो खुद को एक अस्पताल में पाती है। डॉक्टर ब्रोडी उसे बताती है, तुम 3 दिन पहले जंगल में बेहोश मिली थी। यह सुनकर डेबी हैरान रह जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाती। और इसी के साथ दूसरा सीजन समाप्त हो जाता है। इस सीजन का अंत कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है। क्या राक्षसों वाला गांव एक असली जगह है, या सब लोग कोमा में हैं? अगर वे कोमा में हैं, तो वे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या यह सब डेबी के दिमाग की उपज है, या इसमें कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? और उस दिन बॉयड की पत्नी, जो लगातार लोगों को मार रही थी, उस दिन उसने भी बॉयड को यह कहा था कि इस सब से निकलने का यही एक रास्ता है। क्या उसे इस राज का पता चल गया था? क्या जो लोग उस गांव में मरे थे, वह वापस अपने असली जीवन में लौट गए थे? इन रहस्यमय सवालों के जवाब हमें तीसरे सीजन में मिलेंगे। अगर आप इस सीरीज के तीसरे सीजन की व्याख्या चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए उसकी पूरी कहानी तैयार कर दूंगा।